अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिडिल टर्म ब्रेक का। पिछले लेक्चर में मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई थी जिसमें मुझे अपनी कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना था, यानी कि उसको हमने फैक्टराइज करना था। तो हमने उसमें फैक्टराइजेशन का एक तरीकाकार जिसे हम मिडिल टर्म ब्रेक कहते हैं उसको सीखा था। आज की क्लास में हम उसी मिडिल टर्म ब्रेक के टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका इसमें मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मिडिल टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कहाँ इस्तेमाल होता है। तो जो मिडिल टर्म ब्रेक का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये एक टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है। It's a type of factorization which is used to factorize quadratic expressions. Okay? तो शायर इसमें क्या फरमाते हैं कि जो मिडिल टर्म ब्रेक है वो एक फैक्टराइजेशन की किस्म है जिसमें हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते हैं। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस कौन सी होती हैं? हर वो एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि आपको याद होगा डिग्री क्या होती है। बताओ बच्चों, क्या होती है डिग्री? तो डिग्री मेरे पास किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर होती है। मैंने क्या कहा कि डिग्री जो है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर होती है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगी? ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर 2 होगी। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था, आपको याद होगा। अगर नहीं याद तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं जो कि ऊपर आपके पास लिंक में आ रहा होगा। तो आज हम इस क्लास में मिडिल टर्म ब्रेक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे कि जब भी हमारे पास किसी सवाल में कोई ऐसी खास कंडीशन आ जाए जिसमें हम उसको फैक्टराइज करना चाह रहे हो, तो मिडिल टर्म ब्रेक के मेथड के थ्रू हम उस एक्सप्रेशन को किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। तो चलें अब हम समझते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी कि जिसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर हमें मिडिल टर्म ब्रेक को अप्लाई करना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या कहती है कि मेरे पास 3 टर्म्स होनी चाहिए। कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 3 टर्म्स। देयर मस्ट बी 3 टर्म्स। तो ज्यादातर मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स होती हैं? 3 टर्म्स ही होती हैं मेरे पास। ना 3 टर्म्स से ज्यादा होनी चाहिए और ना ही 3 टर्म्स से कम होनी चाहिए। तो मेरा रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? देयर मस्ट बी 3 टर्म्स। सेकेंड कंडीशन मेरे पास क्या कहती है कि इन तीनों टर्म्स के दरमियान कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी कि जब हमें मिडिल टर्म ब्रेक को अप्लाई करना होगा तो उस दौरान उन तीनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो गई? नो कॉमन अमंग दीज 3 टर्म्स। ठीक है? तो पहली कंडीशन क्या थी? देयर मस्ट बी 3 टर्म्स। और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? नो कॉमन अमंग दीज टर्म्स। यहां तक आपको कोई बात समझ में ना आई हो? अभी तक हमने सिर्फ कंडीशंस समझी हैं कि वो कौन सी ऐसी 2 कंडीशंस हैं कि जिसकी बेसिस पे हम एक्सप्रेशन के ऊपर मिडिल टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। ठीक है? अब हम इसको समझते हैं कि हमें मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई किस तरह करना है। 3 टर्म्स है मेरे पास, पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म। मल्टीप्लाई कराएंगे पहले टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के साथ। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन हो 3x² + 5x + 2 और मैं आपसे कहता हूं कि आप इस एक्सप्रेशन के ऊपर मिडिल टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, तो हमने मिडिल टर्म ब्रेक को अप्लाई करने से पहले जो 2 कंडीशंस चेक करनी है वो कौन सी 2 कंडीशंस है? पहली कंडीशन मेरे पास क्या है कि मेरे पास 3 टर्म्स होनी चाहिए उस एक्सप्रेशन में। तो क्या मेरे पास इधर 3 टर्म्स वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि यहां पर 3 टर्म्स है मेरे पास, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। ठीक है? दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या कहती है कि इन तीनों टर्म्स के दरमियान कोई भी या किसी भी किस्म का कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो मेरे पास तीनों नंबर्स गिवन है 3, 5 और 2, ये कोई भी एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो इस एक्सप्रेशन में मेरे पास कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई करने के लिए। अब हम ये समझते हैं करना किस तरह है इसको।
तो हम आए थे समझने कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी वेरिएबल के साथ लिखा होता है। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 3, और हमें इसको मल्टीप्लाई किससे करवाना है, लास्ट टर्म के साथ जो कि 2 है। तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कराया फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को थर्ड टर्म के साथ। अब इस 6 को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मेरे पास मिडिल टर्म बन जाए। तो डिस्ट्रीब्यूट हम किस तरह करते हैं, हम ये देखते हैं कि 6 मेरे पास किस किस टेबल में आता है। 6 मेरे पास 1 के टेबल में भी आता है, 1 6 जा 6। इसी तरह 6 मेरे पास 2 के टेबल में भी आता है, 2 3 जा 6। 3 के टेबल में आता है, 3 2 जा 6। और 6 अपने टेबल में भी आता है, 6 1 जा 6। अब मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि मैं किन दो नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरा ये बीच वाला मिडिल टर्म बन जाए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पर 2 और 3 को ऐड करूं आपस में तो ये आपस में ऐड होकर 5 बन जाते हैं। इसी तरह मैं 3 और 2 को आपस में ऐड करूंगा तब भी ये 5 बन जाएंगे। अब इस केस में मेरे पास दो चॉइस आ गई हैं, या तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूं या मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूं। तो अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट एक ऑड नंबर है तो मैं वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा जिसमें मेरे पास पहला नंबर ऑड होगा। तो मुझे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि मेरी पहली टर्म का कोफिशिएंट एक ऑड नंबर है। तो चूंकि मुझे इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए ये मिडिल टर्म बनाना है तो मैं आगे इसको सॉल्व करूंगा। 3x² पहली टर्म आ गई मेरे पास, प्लस का साइन। अब मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा 3x प्लस 2x प्लस 2। ये x क्यों आया, क्योंकि यहां पर मेरे पास x मौजूद था पहले से, वेरिएबल को छोड़ नहीं सकते हम। तो इस तरह हमने मिडिल टर्म ब्रेक को यहां पर अप्लाई कर दिया। मेरे पास मिडिल टर्म क्या थी 5x, 5x को मैंने ब्रेक करके दो हिस्सों में लिख दिया 3x प्लस 2x। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम बनाएंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स बनते हैं दो टर्म्स के साथ और उस फैक्टर में हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो मेरी दो टर्म्स कौन सी होंगी, ये पहली दो टर्म और लास्ट की दो टर्म्स। अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। ऐसी कोई भी चीज जो दोनों में सेम हो, जो दोनों में शेयर हो रही हो, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस केस में मेरे पास यहां पर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी x है, इधर भी x है। मैंने 3x कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास, 3x² से 3x कॉमन ले लिया तो मेरे पास 3 से 3 कट गया, x से एक स्क्वायर कट गया, तो सिंपल अंदर ये x बच गया। तो फर्स्ट टर्म में से मेरे पास x बच गया, बीच में पॉजिटिव साइन। सेकेंड टर्म में से 3x, इसमें से जब मैंने 3x कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और मेरे पास 1 बचा, फिर बीच में ये प्लस का साइन। अब इन दोनों टर्म्स में से मेरे पास कॉमन क्या है दोनों में, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, तो यहां पर मैं 2 कॉमन ले लूंगा। अब जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये जो फर्स्ट टर्म है 2x, इसमें से जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 2 से 2 कट गया और अंदर क्या बच गया x। इसी तरह बीच में प्लस का साइन। अब सेकेंड टर्म मेरे पास 2 है, 2 में से जब मैंने 2 कॉमन लिया तो ये मेरे पास कट के 1 हो गया। एक बात बच्चों याद रखना, जब भी आपके फैक्टर ठीक बनेंगे ना तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो फैक्टर्स हैं वो सेम आएंगे। ये निशानी है सही फैक्टराइजेशन होने की कि जो ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर्स बनते हैं वो सेम होते हैं। अब जो मेरे पास थर्ड और लास्ट स्टेप है वो मेरे पास जो फैक्टर्स आए हैं उनको मैं सेपरेट करके लिखूंगा मल्टीप्लाई करके। यानी कि एक वो फैक्टर है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है और एक वो फैक्टर है जो ब्रैकेट के बगैर लिखा हुआ है। यहां पर आप देखो तो x+1 मेरे पास ब्रैकेट के अंदर मौजूद है दोनों जगह पे, और बाहर भी कुछ लिखा है ब्रैकेट के, वो है 3x+2। सबसे पहले मैं वो फैक्टर लिखूंगा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है यानी कि x+1, और उसके बाद मैं वो फैक्टर लिखूंगा जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 3x+2। तो इस तरह हमने एक अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया थ्रू मिडिल टर्म ब्रेक। तो हमने क्या सीखा आज की क्लास में कि मिडिल टर्म ब्रेक जो है वो एक फैक्टराइजेशन का तरीका है कि जिसमें हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि मिडिल टर्म ब्रेक इज अ टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन यूज्ड टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। उसके बाद हमने क्या देखा कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं मिडिल टर्म ब्रेक को अप्लाई करने के लिए।
तो पहली कंडीशन मेरे पास क्या है कि मेरे पास उस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स होंगी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो तब मैं उस मिडिल टर्म ब्रेक का मेथड अप्लाई करूंगा। सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या है कि उन तीनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। फिर मैंने आपके सामने एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताया कि वो क्या रूल्स हैं, जिसमें पहला रूल मेरे पास है कि हमने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराना है, और मल्टीप्लाई कराने के बाद जो नंबर आएगा उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मेरे पास मिडिल टर्म बन जाए। अब आए इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको मजीद क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास जो पहला एक्सप्रेशन गिवन है वो है 2a² प्लस a माइनस 1, और हमें ये कहा गया है कि इसको फैक्टराइज कर दें विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म ब्रेक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशंस वेरीफाई करेंगे। क्या मेरे पास 3 टर्म्स हैं? बिल्कुल, मेरे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि इन तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन क्या होता है? जो तीनों टर्म्स में हो, ऐसा नहीं कि 2 टर्म में कॉमन हो गया। ये कंडीशन क्या कह रही है? ये तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। इस केस में मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मेरे पास दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो गई, तो मैं इसको ओके लिखता हूँ कि ये वैलिड है टू अप्लाई मिडिल टर्म ब्रेक। अब मुझे इसको सॉल्व किस तरह करना है? मुझे फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराना है लास्ट टर्म के साथ। इस केस में 2 मेरे पास फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है जो कि मल्टीप्लाई होगा लास्ट टर्म के साथ, तो ये बन जाएगा 2। अब ये जो 2 आया है इसको मैंने इस तरह से ब्रेक करके लिखना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, कि मेरे पास ये मिडिल टर्म बन जाए a। तो 2 मेरे पास किस किस टेबल में आता है? 2 मेरे पास 1 के टेबल में आता है, और इसी तरह 2 मेरे पास 2 के टेबल में भी आता है। तो चूंकि मेरे पास यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है वो एक इवन नंबर है, तो मैं वो वाला मल्टीपल सेलेक्ट करूंगा जिसमें मेरे पास पहला नंबर इवन होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद चूंकि मुझे इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, इसको मैं लिखूंगा 2a माइनस a, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 2a और इस 1 को मैं लिख सकता हूं माइनस a। तो जब मैं 2a में से a को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास a बच जाएगा। मैंने 2 को ब्रेक कर दिया 2a माइनस a में, तो 2a माइनस a मेरे पास एग्जैक्टली मिडिल टर्म बन गया विच इज पॉजिटिव a। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2a माइनस a एंड माई लास्ट टर्म इज -1। ठीक है, मेरा पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में मुझे क्या करना है, मुझे कॉमन निकालना है। कॉमन निकलता है 2 टर्म्स के दरमियान, तो मैं इन 2 टर्म्स के दरमियान कॉमन ले सकता हूं और इन 2 टर्म्स के दरमियान कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, तो इन 2 टर्म्स के दरमियान मेरे पास क्या क्या चीजें कॉमन है? एक 2, दोनों में 2 आ रहा है और दोनों में a आ रहा है, तो मैं 2a लिख सकता हूं इधर। ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा, 2a² को जब मैं डिवाइड करूंगा 2a से, जो मैंने बाहर कॉमन लिया है, तो 2 से 2 कट जाएगा और a से स्क्वायर कट जाएगा। क्या बचा मेरे पास? a। पहली टर्म में से a बचा, बीच में पॉजिटिव साइन। 2a में से जब मैं 2a ही कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इतने हिस्से को मैं सॉल्व कर चुका हूं। अब मेरे पास ये वाला पार्ट है जिसमें से मैंने कॉमन लेना है। तो यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे पास कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ एक चीज, जब कुछ भी ना हो तो 1 होता है। अगर मैं सपोज कर लूँ कि इस टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, दोनों में 1 कॉमन हो गया, और इसके अलावा दोनों में माइनस का साइन भी कॉमन है, तो यहां से मैंने -1 कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा? पहली टर्म है मेरे पास a। जब a में से मैं 1 कॉमन ले लूंगा तो ये 1 1 जा 1 और 1 a जा a हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मैं यहाँ पर a लिख सकता हूँ। a लिख दिया मैंने फर्स्ट टर्म की जगह। उसके बाद मेरे पास दूसरी टर्म में क्या है? माइनस, लेकिन चूंकि हम यहाँ माइनस कॉमन ले चुके हैं तो अंदर हो जाएगा प्लस, और 1 जब 1 से डिवाइड होगा तब भी 1 आएगा, तो सेकेंड टर्म भी मेरे पास 1 हो गई। अब मैंने आपको सही फैक्टर निकलने की निशानी बताई थी कि ब्रैकेट में जो भी होगा वो सेम होगा, दोनों ब्रैकेट्स में मेरे पास सेम फैक्टर्स बन रहे हैं। तो अब फाइनल स्टेप में मैं इन दोनों फैक्टर्स को लिख लूंगा,
पहले मैं वो फैक्टर लिखूंगा जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, यानी कि a+1, और बाद में मैं वो फैक्टर लिखूंगा जो ब्रैकेट के बाहर मौजूद है, जो कि इस केस में 2a-1 है। तो इस तरह मैंने एक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म ब्रेक कॉन्सेप्ट। अब मेरे पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में मुझे एक एक्सप्रेशन दी गई है और इस एक्सप्रेशन को मुझे फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म ब्रेक। तो मेरे पास दो कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन मेरे पास थी कि 3 टर्म्स होनी चाहिए। यहां पर मेरे पास 3 टर्म्स है। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है कि इन तीनों टर्म्स के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है कि तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। अब मैं इस पे मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई करता हूं। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराते हैं लास्ट टर्म के साथ। तो मेरे इस केस में पहले टर्म का कोफिशिएंट है 25, जो कि मल्टीप्लाई होगा लास्ट टर्म के साथ, तो वो बन जाएगा 50। 25 इंटू 2 इज 50। अब मुझे ये चेक करना है कि 50 किस किस टेबल में आता है। एक तो ये 1 में आता है, और एक ये चूंकि इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल में भी आएगा। 2 25 जा 50। क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं, 3 के टेबल में नहीं आता। 4 में भी नहीं आता। हाँ, 5 में आता है। 5 इंटू 10 जा 50। इसके अलावा किसके टेबल में आता है? 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 10 के टेबल में आता है। 10 इंटू 5 जा 50। और इसके बाद ये 25 अपने ही टेबल में आता है। 25 1 जा 25। तो मेरे पास यहाँ पर दो ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं जिनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो मेरे पास मिडिल टर्म बन जाएगा। यानी कि अगर मैं इस ऑप्शन को कंसीडर करूं 5 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसको मैं इस तरह से लिखूं कि मेरे पास ये 15 बन जाए, ये लिखा जा सकता है -5 -10, ये बन जाएगा -15। और अगर मैं इस ऑप्शन को कंसीडर करता हूं तो ये किस तरह 15 बनाएगा? ये बनाएगा -10 -5 विच इज इक्वल्स टू -15। तो मेरे पास दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि मेरे पास मिडिल टर्म बना रहे हैं इस केस में। ठीक है, अब मुझे सिलेक्ट कौन सा करना है। सिलेक्शन के लिए मैं अपने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को देखूंगा। अगर तो ये ऑड है तो मैं ऑड वाला ऑप्शन ले लूंगा। अगर ये इवन होता तो फिर मैं इवन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता। ठीक है, तो कितना आसान हो गया। हमने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया और हमने ये चेक किया कि वो किस किस टेबल में आता है, और उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया कि जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाने से मेरा मिडिल टर्म बन गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 25b² -5b -10b +2। यहां पर मेरा मिडिल टर्म ब्रेक हो चुका है। अब मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद मैं इसमें से कॉमन लेता हूं। कॉमन लेने के लिए मेरे पास दो टर्म्स होनी चाहिए। पहली दो टर्म्स ये आ गई, दूसरी दो टर्म्स ये आ गई। पहली दो टर्म्स में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? एक तो मेरे पास दोनों टर्म्स में b आ रहा है। दूसरा, अगर मैं 5 और 25 को आपस में चेक करूं तो 5 के टेबल में 25 आता है। 5 5 जा 25, तो 5 भी कॉमन निकल सकता है। तो यहां पर जो मेरे पास कॉमन आएगा वो 5b आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? फर्स्ट टर्म मेरे पास 25b² है। इसमें से जब मैंने 5b कॉमन ले लिया तो b से b² का स्क्वायर कट गया, और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो मेरे पास आ गया 5b। तो पहली टर्म में मेरे पास 5b आ गया, बीच में माइनस का साइन, और सेकंड टर्म में चूंकि 5b ही कॉमन ले लिया है तो 5b में से जब 5b कॉमन लेंगे तो ये आंसर 1 आएगा। 5b -1 मेरे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? अगर मैं 2 और 10 को आपस में देखूं, 2 के टेबल में 10 आता है, तो यहां पर मैं -2 कॉमन लूंगा, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा? 10b में से जब मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 बच जा 2, 2 5 जा 10 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 5b। तो मैंने लिख दिया 5b, बीच में प्लस का साइन। तो चूंकि मैं बाहर नेगेटिव साइन कॉमन ले चुका हूं तो ये जो पॉजिटिव साइन है ये चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, और जब 2 में से 2 कॉमन ले लिया तो आंसर आ गया मेरे पास 1। यहां पर आ जाएगा 1। तो आप यहां देख सकते हैं कि अगर सही फैक्टर सिलेक्ट किया हो तो मेरे पास ब्रैकेट में सेम फैक्टर्स आते हैं। अब लास्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा? जो ब्रैकेट में फैक्टर मौजूद है उसको पहले लिख दूंगा, और जो ब्रैकेट के बाहर फैक्टर लिखा है उसको बाद में लिख दूंगा। ये मेरे पास आंसर है इसका।
एक और एक्सप्रेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और इस एक्सप्रेशन को मुझे फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म ब्रेक। तो सबसे पहले मैं कंडीशंस को चेक करूंगा। पहली कंडीशन क्या कहती है कि 3 टर्म्स होनी चाहिए जो कि फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, इन तीनों टर्म्स के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो वो भी फुलफिल होती है। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, और सॉल्व हम कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराते हैं लास्ट टर्म के साथ। तो यहां पर फर्स्ट टर्म का जब कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो क्या कोफिशिएंट है, 1। तो 1 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर 10 आएगा। अब मुझे चेक करना है कि 10 किस किस टेबल में आता है। 10 एक तो आता है 1 के टेबल में जो कि ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, दूसरा आता है 2 के टेबल में, 2 5 ज़ा 10, तीसरा आता है 5 2 ज़ा 10, और 10 अपने टेबल में भी आता है। तो अगर मैं इस वाले ऑप्शन को कंसिडर करूं तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू 2 इज 10। तो अगर इस 2 को मैं 5 के साथ ऐड करा लूं तो ये बन जाएगा 7, जो कि एग्जैक्टली मैच करता है मेरे मिडिल टर्म के साथ। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस 2x विच इज इक्वल्स टू 7x। तो अब मैं इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए अपने पहला स्टेप कंटिन्यू करूंगा, जो कि है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब मुझे कॉमन लेना है इन दो टर्म्स में से और इन दो टर्म्स में से। तो जब मैं पहली दो टर्म्स में से कॉमन को चेक करूंगा तो दोनों में से x कॉमन आ रहा है, क्योंकि x दोनों में शेयर हो रहा है। जब मैंने x स्क्वायर में से x कॉमन निकाला तो ये x के स्क्वायर कट गया और ब्रैकेट में x बच गया, बीच में प्लस का साइन। अब जब 5x में से मैं x कॉमन निकाल लूंगा तो x से x कट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा 5। अब सेकंड कॉम्बिनेशन से मुझे कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर 2 ऐसा नंबर है जो कि कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में 10 भी आता है। तो प्लस का साइन और 2 कॉमन लिया मैंने तो ये बच गया मेरे पास। पहली टर्म 2x में से जब 2 कॉमन ले लिया तो बच गया x, बीच में प्लस का साइन, और जब 10 में से मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 5 ज़ा 10 आ गया। यहाँ पर मैं 5 लिख सकता हूँ। आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो फैक्टर है वो सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूं। अब लास्ट स्टेप में हम फैक्टर्स को अलग अलग करके लिख लेंगे। पहले वो वाला फैक्टर लिखेंगे जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, और बाद में वो वाला फैक्टर लिख देंगे जो ब्रैकेट के बाहर मौजूद है। दिस इज योर आंसर। अब इस एक्सप्रेशन को मुझे फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म ब्रेक। तो सबसे पहले मैं कंडीशन चेक कर लूंगा। पहली कंडीशन क्या कहती है कि 3 टर्म्स होनी चाहिए। यहां पर मेरे पास 3 टर्म्स हैं, वेल एंड गुड। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि इन तीनों टर्म्स के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको इन तीनों टर्म्स के दरमियान कुछ कॉमन नजर आ रहा है, बोलो भाई, नहीं आ रहा? तो सेकंड कंडीशन भी वेल एंड गुड हो गई। तो अब मैं अपने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा, जो कि इस केस में बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 6। अब 6 को मुझे इस तरह से ब्रेक करना है कि जब मैं उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो मेरे पास ये मिडिल टर्म बन जाए -x। तो 6 किस किस टेबल में आता है, 6 एक तो 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा 6 2 के टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 के टेबल में आता है, 3 2 ज़ा 6, फिर खुद अपने टेबल में आता है 6 1 ज़ा 6। तो अब मेरे पास यहाँ पर ये दो ऐसे ऑप्शंस हैं कि जिनको मैं कंसीडर कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस ऑप्शन को कंसीडर करता हूँ तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 2x माइनस 3x विच इज इक्वल्स टू -x। और अगर मैं इस वाले ऑप्शन को कंसीडर करता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि -3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू -x। अब मेरे पास दो ऑप्शन आ गए इधर, या तो मैं इसको कंसीडर करूं और या मैं इसको कंसीडर करूं। तो मैं जब अपने पहले टर्म के कोफिशिएंट को देखता हूं तो ये जो 3 है ये एक ऑड नंबर है, तो मैं ऑड टर्म वाला ही फैक्टर सेलेक्ट करूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3x स्क्वायर। अब जब -x को मुझे ब्रेक करके लिखना है तो मैं लिखूंगा -3x प्लस 2x, और आखिर में लास्ट टर्म -2। अब मुझे इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना है और इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना है। तो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 3x, क्योंकि 3x दोनों जगह आ रहा है। तो 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, पहली टर्म क्या है 3x स्क्वायर। जब 3x स्क्वायर से मैंने 3x कॉमन ले लिया
तो मेरे पास क्या बचा, 3 में से 3 कट गया और x में से ये स्क्वायर कट गया। तो पहली टर्म में से मेरे पास x बच गया, बीच में नेगेटिव साइन। और जब 3x में से मैंने 3x कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच गया, 1। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख लिया। अब इन दोनों टर्म्स में से मेरे पास 2 कॉमन है, तो मैं यहाँ पर +2 कॉमन ले लेता हूँ। तो जब 2x में से 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और पहली टर्म में x बचेगा, बीच में नेगेटिव साइन। और जब 2 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो आखिर में आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो सेकेंड टर्म की जगह मैं 1 लिख दूंगा। अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो फैक्टर्स हैं वो सेम आए हैं। तो फाइनल आंसर में लिखूंगा पहले वो वाले फैक्टर्स जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं और बाद में वो वाले फैक्टर्स जो ब्रैकेट के बाहर मौजूद हैं। दिस इज माय आंसर। अब इस सवाल को मुझे फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म ब्रेक। तो मैं सबसे पहले कंडीशन चेक करूंगा कि क्या ये 3 टर्म्स हैं। बिल्कुल 3 टर्म्स हैं। क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है? तो अगर आप इनके कोफिशिएंट्स पे गौर करें तो कोई भी ऐसा कोफिशिएंट नहीं है जो एक दूसरे के टेबल में आता हो। तो मेरे पास कंडीशंस सेटिस्फाई है, मैं मिडिल टर्म ब्रेक का रूल अप्लाई कर सकता हूं इधर। तो मिडिल टर्म ब्रेक का रूल अप्लाई करने के लिए मैं फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराऊंगा लास्ट टर्म के साथ, जो कि है 12 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 36। अब इस 36 को मुझे ऐसे डिवाइड करवाना है कि जब मैं उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो वो -13 बन जाए, जो कि मेरा मिडिल टर्म है। तो मैं चेक कर लेता हूं कि 36 किस किस टेबल में आता है। 2 के टेबल में आता है 2 18 36। इसके अलावा 3 के टेबल में आता है 3 12 36। इसके अलावा 4 9 36 भी होता है। तो इन 3 ऑप्शन में से अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को देखता हूं तो 18 में प्लस कराऊं 2 तब भी मेरे पास 13 नहीं बनता। अगर 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तब भी मेरे पास 13 नहीं बनता। इसी तरह अगर मैं इस ऑप्शन को कंसीडर करूं तो 12 और 3 को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाने से -13 नहीं बनेगा। सिर्फ मेरे पास वाहिद ये वाला ऐसा ऑप्शन है जिसको अगर मैं रीअरेंज करके इस तरह लिख लूं कि -4x और -9x, तो ये बन जाएगा -13x। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, 12x²। अब -13x को ब्रेक करके लिख देंगे -4x और -9x, और मेरे पास लास्ट टर्म आ जाएगा +3। अब मैं इन 2 टर्म्स में से कॉमन लूंगा और इन 2 टर्म्स में से कॉमन लूंगा। तो इन दोनों टर्म्स में से मेरे पास एक तो x दोनों में शेयर हो रहा है और दूसरा जो शेयर हो रहा है वो है 4, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, जब मैं 12x² को डिवाइड कराऊंगा 4x से तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और x से ये स्क्वायर कट गया। तो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म की जगह 3x लिखा जा सकता है, बीच में माइनस का साइन। और जब 4x में से 4x को कॉमन लिया जाए तो डिवीजन के बाद 1 बचता है, तो यहां पर 1 लिखा जा सकता है। इन दोनों टर्म्स में से -3 को कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 9 भी 3 के टेबल में आता है। तो जब 9x में से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3x बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म की जगह 3x लिखा जा सकता है। अब चूंकि हमने माइनस साइन को कॉमन लिया है तो ये जो बीच का पॉजिटिव साइन है ये चेंज हो जाएगा नेगेटिव साइन में। इसके बाद सेकेंड टर्म, अब जब 3 में से 3 को कॉमन ले लिया जाएगा तो आंसर 1 आएगा। तो इस 1 को हम अंदर लिख सकते हैं सेकेंड टर्म की जगह पे। तो आप ये देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो फैक्टर्स हैं वो सेम है। तो लास्ट स्टेप में मैं पहले ब्रैकेट वाले फैक्टर्स को लिखूंगा और बाद में जो ब्रैकेट के बाहर मौजूद फैक्टर्स हैं उनको लिख लूंगा। ये मेरा आंसर बन जाएगा। अब इस सवाल को मुझे फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले मैं कंडीशन चेक करूंगा। पहली कंडीशन, क्या 3 टर्म्स मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद है। क्या इन तीनों टर्म्स के दरमियान कोई चीज कॉमन है? बिल्कुल नहीं। तो अब मैं इसको सॉल्व किस तरह करूंगा कि पहले टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा दूंगा लास्ट टर्म के कोफिशिएंट के साथ, जो कि बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। अब इस 6 को मुझे इस तरह से ब्रेक करना है कि 7 बन जाए। तो मैं चेक करूंगा 6 किस किस टेबल में आता है। एक तो आता है 1 6 जा 6, दूसरा आता है 2 3 जा 6, तीसरा आता है 3 2 जा 6 और आखिर में 6 1 जा 6। तो क्या कोई ऐसा फैक्टर मौजूद है जिसको अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखूं तो 7 बन जाए?
अगर मैं इस वाले ऑप्शन को कंसीडर करूं तो इसको लिखा जा सकता है 6x प्लस x, ये बन जाएगा 7x। तो पहले स्टेप में मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिख लूंगा जो कि बनेगा 6x प्लस x और आखिर में लास्ट टर्म। अब मुझे कॉमन लेना है इन दो टर्म्स में और इन दो टर्म्स में। तो जब मैं इन दो टर्म्स में से कॉमन लूंगा तो मैं 2x कॉमन ले सकता हूं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, जब 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन लिया जाए तो 2 से 2 कट जाएगा और x से स्क्वायर कट जाएगा। तो पहली टर्म की जगह x आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन, और जब 6x में से 2x कॉमन ले लिया जाएगा तो x से x कट जाएगा और 2 के टेबल में 3 जा 6 आता है। तो सेकेंड टर्म की जगह हम 3 लिख सकते हैं। अब चूंकि इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं यहां पर 1 कॉमन ले सकता हूं। तो जब मैं 1 कॉमन लूंगा तो आगे जो भी लिखा होगा वो एज इट इज का एज इट इज आप लिख सकते हैं। तो यहां लिख दिया मैंने x प्लस 3। अब आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो फैक्टर्स हैं वो सेम है। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं वो फैक्टर्स जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं और बाद में वो फैक्टर जो ब्रैकेट के बाहर मौजूद है। ये मेरा आंसर है। तो आज की क्लास में हमने मिडिल टर्म ब्रेक के कॉन्सेप्ट को समझा है और हमने एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया है विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म ब्रेक। सबसे पहले हमने दो कंडीशंस को चेक करना है। पहली कंडीशन क्या कहती है कि 3 टर्म्स होनी चाहिए आपकी एक्सप्रेशन में। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि इन तीनों टर्म्स के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व किस तरह करेंगे कि पहली टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा देंगे लास्ट टर्म के साथ और उसका जो आंसर आएगा उसको हम इस तरह से ब्रेक करके लिखेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाने पर वो मिडिल टर्म बन जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो हम उसमें से कॉमन निकाल लेंगे और कॉमन निकालने के बाद हम उस फैक्टर को पहले लिखेंगे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा और फिर उस फैक्टर को लिखेंगे जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होगा। वीडियो को देखने का तरीका यह है कि आप बीच में पॉज करें, उस एक सवाल को सॉल्व होते हुए देखें और उसके बाद वीडियो को पॉज करके उस सवाल को खुद से सॉल्व करें अपने पास और फिर इसके बाद दूसरा सवाल करें, फिर तीसरा सवाल देखें और फिर वो करें। तो इतनी बड़ी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप इसको बार बार स्टॉप करके पॉज करके देख सकें और जब आप उसको पॉज करें तो उसको सॉल्व करें सवाल को। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी सवाल या कोई भी कंफ्यूजन आपको हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।